हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीत इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे ध्वनि यानी कि साउंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के दूसरे वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तीव्रता, तारत्व, गुणता या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि के तारत्व यानी कि पिच के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है या तारत्व अधिक होता है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक युवक की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में कम होता है, बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में अधिक होता है, बच्चे में अधिक ताकत होती है या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो एक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय लगती है क्योंकि बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में अधिक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, का आयाम अधिक होता है या का वेग अधिक होता है। तो स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में अंतर के कारण किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और गुणता, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता या केवल ध्वनि गुणता। तो यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुणता के अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो इनमें से ध्रुवण एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 50 dB, 70 dB, 85 dB या 95 dB। तो ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है वह है 95 dB। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो इनमें से हवाई जहाज की उड़ान भरना के द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। नजदीक आती ट्रेन की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, क्रॉम्पटन प्रभाव का या डॉपलर प्रभाव का। तो नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना डॉपलर प्रभाव का नियम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है या इस कार्रवाई का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन।
तो ध्रुवण की प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, या इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, या ध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 10 मीटर की, 17 मीटर की, 24 मीटर की, या 30 मीटर की। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 30 मीटर की होनी चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, या रमण प्रभाव। तो रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, 1/10 सेकंड से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ऑडिटोरियम को सुंदर बनाना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना, या ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। तो अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं और इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, या 1/2 सेकंड। तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट, या 100 फीट। तो एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से 56 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर, विवर्तन के सिद्धांत पर, या ध्रुवण के सिद्धांत पर। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के
परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा? तो सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है डॉपलर ने, न्यूटन ने, सेबिन ने या लाप्लास ने? तो अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन सेबिन ने किया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड या 8 सेकेंड? तो गुंजहीन हॉल यानी कि डेड हॉल का अनुरणन काल 0 सेकेंड होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 57वां प्रश्न देखते हैं, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण? तो हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं और यह संभव है अनुनाद के कारण, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो खिड़की के कांच या कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अनुनाद के कारण या व्यतिकरण के कारण? तो कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो खिड़की के कांच या कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के अनुनाद के गुण के कारण होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद या परावर्तन? तो जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है और इसका कारण अनुनाद होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है परावर्तन का, अनुनाद का, व्यतिकरण का या अपवर्तन का? तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण अनुनाद का है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या अनुनाद? तो जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है और इसका कारण व्यतिकरण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर यानी कि लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी कि साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण होते हैं?
परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण या अनुनाद के कारण। तो समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर यानी कि लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी कि साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण गुण के कारण निर्मित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन। तो जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं, और इसका कारण ध्वनि का विवर्तन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं रमण प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या मुद्रा प्रचलन से। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है और ऐसा डॉपलर प्रभाव के घटना के कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में या लकड़ी में। तो इनमें से लकड़ी में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहा। तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लोहा माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह है सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे। तो एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह सोनोग्राफी कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से या निर्वात से। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकर या उक्त में से कोई नहीं।
तो वो उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह सोनार कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पराध्वनि विमान डॉट 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 नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। संक्रमण तरंग, पराश्रव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या ध्वनि बूम। तो पराध्वनि विमान पराश्रव्य तरंग नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित या धातु से संबंधित। तो एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 90 डीबी, 60 डीबी, 120 डीबी या 100 डीबी। तो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डीबी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं रडार, सोनार, क्वासर या स्पंदक। तो निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।